नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 20 अक्टूबर 2023। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल आर्टिकल्स कौन कौन से जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। मेंटरशिप कोर्स के बारे में आपको मालूम है दोस्तों, जीएस पेपर वाइज आपको टॉपिक्स मिल जाएगा टेस्ट सीरीज के साथ एंड वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूज़ है इजराइल एंड हमास ट्रेड ब्लेम ओवर हॉस्पिटल ब्लास्ट। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ये सब में न्यूज़ आपको काम आएगा। देखिए, अब तक आपने सुना होगा दोस्तों, एक मैसिव ब्लास्ट हुआ गाजा सिटी हॉस्पिटल में जिसमें करीब 500 लोगों का डेथ ऑलरेडी हो चुका है। अब ब्लेम गेम ऑलरेडी शुरू हो गया दोस्तों। इजराइल बोल रहा है कि पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स का एक रॉकेट मिसफायर हुआ है, उस वजह से हॉस्पिटल में जाके ये एक्सप्लोड हुआ। वेरास पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स का कहना है इजरायली एयर स्ट्राइक की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ करके। ठीक है, जो भी है दोस्तों, अब मिडिल ईस्ट में काफ़ी रेज उड़ रहा है। जितने भी अरब कंट्रीज है वो अपना प्रोटेस्ट जारी कर रहा है, जैसे कि जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II, फ़लस्तीन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास, इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी, सब गुस्से में हैं। वैसे इस क्राइसिस के बीच में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन मिडिल ईस्ट विजिट करने वाले थे, उनका एक मीटिंग भी प्लान था जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, पर वो सब कैंसिल हुआ है दोस्तों। ऐसा लग रहा है ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एक नए लेवल में पहुंच रहा है जो सबके लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है, देखिए अभी तक अगर आप चेक करोगे इस कॉन्फ्लिक्ट से कितने लोगों का डेथ हुआ है, तो नियरली 3000 पीपल हैव बीन किल्ड एंड 9700 वुंडेड इन गाजा अकॉर्डिंग टू द हेल्थ मिनिस्ट्री देयर, और मोर देन 1400 इजरायलीज का भी डेथ हो चुका है दोस्तों। और इजरायलीज का जो डेथ हुआ है दोस्तों, उसमें वास्ट मेजोरिटी तब हुआ था जब हमास ने उधर सबसे पहली बार अटैक किया था। आपको मालूम है, जब म्यूजिक फेस्टिवल वगैरह हो रहा था, हमास ने बहुत लोगों को मारा था। अभी भी हमास के कस्टडी में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, और इसराइल का कहना यह है जब तक हॉस्टेजेस को छोड़ेंगे नहीं तब तक गाजा स्ट्रिप में हम कुछ भी नहीं प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो फ्यूल हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पानी हो, खाना हो। ठीक है, तो ऐसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, गाजा स्ट्रिप में। नाउ थोड़ा सा डिटेल्स या बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ, वैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ। देखिए, गाजा जो है, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है, जस्ट 365 स्क्वायर किलोमीटर इन साइज है दोस्तों। लेफ्ट वेस्टर्न साइड में मेडिटेरेनियन सी आपको देखने को मिलेगा एंड ईस्टर्न साइड में इजराइल है। ठीक है, वैसे ईस्टर्न साइड में और नॉर्थर्न साइड में इजराइल है, साउथर्न साइड में आपको इजिप्ट देखने को मिलेगा। बैकग्राउंड मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, 6 डे वार जो हुआ था 1967 में, तब इजराइल ने गाजा को कैप्चर किया था इजिप्ट से और उधर अपना मिलिट्री ऑक्यूपेशन भी शुरू किया। मतलब आज की डेट में ये जो गाजा स्ट्रिप को इजराइल क्लेम करते हैं। वैसे देखिए, ये जो 6 डेज वार हुआ था, इसमें सीरिया, जॉर्डन जैसे कंट्रीज जो है, 3 अरब कंट्रीज इजराइल को अटैक किया था, ये बात आपको मालूम है। पर शॉकिंगली इस वार को, बेसिकली 1967 वार को इजराइल ने जीता था और इजराइल ने इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप को कैप्चर किया था, सीरिया से गोलान हेट्स को कैप्चर किया था, जॉर्डन से ईस्ट जेरूसलम को कैप्चर किया था, और अभी तक स्टेटस को मेंटेन हो रहा है, वो वापस देने के लिए तैयार भी नहीं है। और इसी की वजह से शायद ये सब प्रॉब्लम्स हो भी रहा है। 1967 एंड 2005 के बीच में इजराइल जो है गाजा में 21 सेटलमेंट्स बिल्ड किया है दोस्तों, और हमेशा ये पैलेस्टीनियन रेजिडेंट्स को अर्ज किया है उस टेरिटरी से जाने के लिए। ठीक है, और इसी वजह से पैलेस्तीन में राइजिंग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है इसराइली ऑक्यूपेशन के खिलाफ में। 2005 में इसराइल अपने सेटलमेंट्स को विड्रॉ किया था गाजा से, बट इट इम्पोज्ड टेम्पररी ब्लॉकेड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स इनटू एंड आउट ऑफ गाजा ऑन मल्टीपल ओकेशंस। देखिए, ये जो गाजा स्ट्रिप है दोस्तों, मैंने आपको बोला ये करीब 365 स्क्वायर किलोमीटर इन साइज है, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है। इसलिए इस एरिया को अगर कॉर्डन करना है इजराइल के लिए ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। इसलिए ही इजराइल ने गाजा स्ट्रिप के अलग अलग एरियाज को ब्लॉक करके रखा हुआ है। उधर स्ट्रिक्ट चेकिंग्स वगैरह चलते हैं, और इस वजह से गाजा स्ट्रिप के अंदर जो थिकली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन है उनके लिए प्रॉब्लम्स भी होते हैं। अब प्रॉब्लम यह है दोस्तों, इसराइल का कंसर्न यह है गाजा को दूसरे अरब कंट्री से वेपन्स मिल जाएगा इसराइल के खिलाफ में अटैक करने के लिए, इसलिए गाजा को नियरली ब्लॉक करके रखा हुआ इसराइल जो है, और उसी वजह से गाजा के जो लोग हैं इसराइल के लोगों के खिलाफ एक नफरत भी रखते हैं। ठीक है, फिर देखिए
2005 में इजराइल अपने कुछ सेटलमेंट्स को गाजा से विड्रॉ किया था, पर टेम्पररी ब्लॉकेड्स तो अभी भी आपको देखने को मिलेगा। कई सारे क्रॉसिंग्स है दोस्तों, जैसे कि राफा बॉर्डर वगैरह के बारे में आपको मालूम ही होगा, कई बार न्यूज में आया है। ठीक है, नाउ 2007 में जब इलेक्शंस हुआ गाजा स्ट्रिप में, तो हमास अज्यूम्ड पावर इन गाजा। हमास बेसिकली एक सुन्नी इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, टेररिस्ट अटैक्स वगैरह ये कंडक्ट करते हैं। तो 2007 में जब इलेक्शंस हुआ फलस्तीन में, जो हमास जो है उधर पावर में आ गया, और इजराइल एंड इजिप्ट एनफोर्स्ड ए परमानेंट ब्लॉकेड जस्टिफाइंग इट इज एज नेसेसरी फॉर सिक्योरिटी। तो जैसे हमास पावर में आ गया, तो इजराइल जो ईस्ट एंड नॉर्थ हैंड साइड में है और इजिप्ट जो साउथ हैंड साइड में है, उन्होंने परमानेंट ब्लॉकेड लगा दिया। मतलब ऐसा कर दिया कि गाजा में से कोई कनेक्शन नहीं होगा बाहर की दुनिया से, क्योंकि वो डरते हैं कि उन्हें वेपन्स मिल जाएगा, है कि नहीं। Now, United Nations, European Union and other international organizations still consider Gaza as an occupied territory. This is very important दोस्तों। जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएन हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ये सब गाजा को अभी भी एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी करके कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये इजिप्ट का पार्ट था एक टाइम। ठीक है, और उधर जो लोग रहते हैं उन्हें भी ये पसंद नहीं है कि इसराइल का पार्ट बनना, तो अभी भी वो एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। जैसे कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर का जो वेस्टर्न रीजन है दोस्तों, आपको मालूम है वो भी एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी है कि नहीं। वैसे देखा जाएगा तो इंडिया जो है इसराइल के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करते हैं, इवन फलस्तीन के साथ भी हमारे रिलेशंस में इतना प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो इसराइल भी विजिट किए हैं, फलस्तीन भी विजिट किए हैं। पर अब ये जो अटैक हुआ दोस्तों, दिस इज ए प्योर टेररिस्ट अटैक, है कि नहीं। तो इसे तो कंडेम करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। Now, Gaza is home to more than 20 lakh Palestinians who have been living in siege-like conditions since 2007. The term open-air prison has been widely used to characterize the conditions in Gaza. तो देखिए, ये छोटा सा एरिया जहाँ पे ओनली 365 स्क्वायर किलोमीटर रीजन है, उसमें 20 लाख से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस रह रहा है दोस्तों, और वो 2007 से अब तक ऐसे रह रहा है जैसे कि जेल में बंद है। और गाजा स्ट्रिप को कभी कभी ओपन एयर प्रिजन भी कहा जाता है, क्योंकि एक प्रिजन की तरह है, उन्हें बंद करके रखा हुआ है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो आपको मालूम होना चाहिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में। ठीक है, चलिए अगला न्यूज। गवर्नमेंट क्लियर्स बोनांसा ऑफ 15,000 करोड़ फॉर स्टाफ, जीएस पेपर टू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस। अब देखिए दोस्तों, फेस्टिव सीजन आ रहा है कि नहीं। ऊपर से कुछ स्टेट्स में असेंबली पोल्स भी आ रहा है, तो यूनियन कैबिनेट ने नियरली 15,000 करोड़ का बोनस अनाउंस किया है दोस्तों। ठीक है, बेसिकली देखिए, आपको मालूम होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ये फेस्टिवल के महीने में उनका बेसिक का कुछ परसेंटेज जो है ऐसे बोनस प्रोवाइड करते हैं। ये एक्चुअली एक्स्ट्रा पेमेंट है, ठीक है, वो भी है। साथ साथ में डियरनेस अलाउंस जो देते हैं दोस्तों, उसमें भी 4% का हाइक अभी अनाउंस किया है। तो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डीए 42 से 46% हो जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिक का 46% उन्हें डीएनएस सर्वेंट्स मिलेगा। ये जो डीए है केवल सैलरीड पर्सनल के लिए नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशन पर्सनल है उन्हें भी मिल जाता है। ठीक है, डीएनएस अलाउंस के बारे में बात करें, इट इज एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट गिवन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स दैट हेल्प्स एम्प्लॉइज कोप विद राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो बेसिकली डीएनएस अलाउंस जो है एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट है दोस्तों। इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट मतलब क्या है, देखिए आपको मालूम है, आज अगर आपको 1 किलो चीनी अगर 20 रुपये में मिल रहा है, हो सकता है इन्फ्लेशन की वजह से 2-3 महीने के बाद 20 जो है 25 हो जाएगा। तो ऐसे इंक्रीज होते ही है हमारे देश में। इन्फ्लेशन होने का वन ऑफ द मेन रीजन है फ्यूल प्राइसेस जो इंक्रीज होते हैं, क्योंकि हम हमारे क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स का करीब 86% बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल प्राइसेस में जब भी कोई फ्लक्चुएशंस आएगा, उसका जो इंपैक्ट है इंडिया में भी देखने को मिलेगा। तो इस वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन होता है। तो जो सैलरीड पर्सनल है दोस्तों, वो हाई प्राइसेस जब हो जाते हैं उसके साथ मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें मदद करने के लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, ये जो डीए है इसे टाइम टू टाइम एडजस्ट करके देते हैं। आज की डेट में 42% है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट्स का अलग डीए चलता है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 42% था, अब ये जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट आया है 4% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ एन इंडियन सिटीजन्स बेसिक सैलरी एंड डीए वेरीज फ्रॉम एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल सेक्टर्स। देखिए नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डीए जो है कभी कभी वेरी भी होता है दोस्तों, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, मतलब एक एम्प्लॉय कहाँ पे पोस्टेड है, अर्बन एरिया में है, सेमी अर्बन एरिया में है, रूरल सेक्टर्स में, क्योंकि इधर सब जो खर्चा होते हैं वो अलग अलग होते हैं, है कि नहीं। पर ज्यादातर ये देखने को मिलता है दोस्तों हमारे देश में, ये जो डीए है ये
यूनिफॉर्म रहता है, मतलब कहीं भी आप रहो जो डीए अनाउंस होता है उसके हिसाब से आपको मिल जाता है, ठीक है। नाउ डीए जो है फुल्ली टैक्सेबल है फॉर इंडिविजुअल्स हु आर सैलरीड एम्प्लॉइज। जो सैलरीड है, मैं आपको बोला था सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए भी और पेंशनर्स के लिए भी डीए मिल जाता है। सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए जो डीए मिलता है दोस्तों वो फुल्ली टैक्सेबल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नाउ डीए फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इज कैलकुलेटेड डिफरेंटली देन दैट ऑफ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज। अब देखिए मैंने आपको बोला स्टेट गवर्नमेंट का अगर अलग अलग कैलकुलेशन रहता है, पीएसयूज का अलग कैलकुलेशन रहता है, डायरेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है जिन्हें यूपीएससी एसएससी जैसे कमीशन जो है रिक्रूट करते हैं उनका डीए कैलकुलेशन कुछ अलग रहते हैं, ठीक है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीएनएस अलाउंस। वन इज वेरिएबल डीएनएस अलाउंस जिसे वीडीए कहते हैं, सेकंड इज इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस। दोनों क्या है समझ लेते हैं। देखिए वेरिएबल डीएनएस अलाउंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एप्लीकेबल है, जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एसएससी यूपीएससी का एग्जांपल दिया। इट अंडरगोज रिवीजन एवरी 6 months अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में आपको मालूम होगा, हमारे देश में इन्फ्लेशन को सीपीआई के बेसिस पर काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। पहले तो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन के बेसिस पर कैलकुलेट करता था, आजकल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। उसी के बेसिस पर साल में 2 बार हर 6 महीने में डीए जो है रिवेस होते हैं। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, बेसिकली कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, मतलब आप एक दुकान में जाके सामान खरीद रहे हो, उस सामान का रेट में जो चेंजेस आ रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है, इसे आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कह सकते हैं। मतलब एक इंडेक्स, एक बास्केट ऑफ गुड्स आपको लेना है, ठीक है। एक बास्केट लेना है, उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स डालना है, सबका मिला के आपको देखना है कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, ठीक है, प्राइस में। तो यह है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसी के बेसिस पर वेरिएबल डीएनएस अलाउंस जो है कैलकुलेट होते हैं। और एक होता है दोस्तों इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस। ये क्या होता है, दिस इज एप्लीकेबल टू द पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जो एम्प्लॉइज है दोस्तों, पीएसयूज के, पीएसयू मतलब अलग अलग एग्जाम्पल्स है आपके सामने, ओएनजीसी है, एचएएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है कि नहीं। तो ये सारे जो है पीएसयूज है। पीएसयूज के जो एम्प्लॉइज है दोस्तों वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है। देखिए पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है वो गवर्नमेंट के अंडर है, पर उधर जो एम्प्लॉइज है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आप बोल नहीं सकते। उन्हें जो सैलरी वगैरह देते हैं, उनके सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह वो पीएसयू के जो बोर्ड रहता है ना वही डिसाइड करते हैं। वो अगर अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे तो अच्छा बोनस भी दे सकते हैं अपने एम्प्लॉइज के लिए, मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग रहता है। तो जो डीएनएस अलाउंस पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज के लिए एप्लीकेबल है उसे इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस आप कह सकते हैं। और ये जो इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस है हर 3 महीने में रिवेस होता है बेस्ड ऑन द चेंजेस ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल डीएनएस अलाउंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एप्लीकेबल है वो 6 महीने में एक बार होता है रिवेस, और इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस जो है हर 3 महीने में एक बार रिवेस होते हैं, ठीक है। चलो अगला, इंडिया विल एक्सप्लोर बिल्डिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय सूद। तो इससे आपको यह भी पता चल गया कि हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है, अजय सूद साहब है, ठीक है। जीएस पेपर 3 अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। अब देखिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बहुत कुछ बातें लिखा हुआ है ना, वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाया हूं जो आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, बस वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। वैसे न्यूज़ क्या आया है, इंडिया विल सेटअप ए हाई पावर्ड कमिटी टू एक्सप्लोर द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और एलएलएम्स, टूल्स दैट हार्नेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू क्रिएट एप्लीकेशंस दैट कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज, यूनियन गवर्नमेंट्स प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय सूद सर। तो क्या बोला जा रहा है दोस्तों, इंडिया एक हाई पावर्ड कमिटी सेटअप करने वाला है, किस लिए, टू एक्सप्लोर द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और एलएलएम्स। क्या होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये बेसिकली एक टूल है दोस्तों जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हार्नेस कर पाएंगे। देखिए आपको पता है दोस्तों आज की डेट में पूरी दुनिया जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है। इवन इंडिया भी यही प्लान कर रहा है। रिसेंटली हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से एक ड्राफ्ट पॉलिसी वगैरह रिलीज हुआ था जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हार्नेस करने के बारे में बातें बोला था, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हार्नेस करने के लिए एक टूल है दोस्तों लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, व्हाट इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स विच वाज
रीसेंटली सीन न्यूज। तो आपको बताना है दिस इज अ टूल दैट विल हार्नेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू क्रिएट एप्लीकेशंस दैट कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज। तो ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है दोस्तों, वो ऐसा टूल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हार्नेस करेंगे, किस लिए? ऐसे एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए जो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, प्रोसेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है न्यूज। नाउ इस आर्टिकल में नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में लिखा हुआ है। अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। डीप टेक और डीप टेक्नोलॉजी रेफर्स टू बिजनेस मॉडल्स पर्टिकुलरली स्टार्टअप्स बेस्ड ऑन हाई टेक इनोवेशन इन इंजीनियरिंग और सिग्निफिकेंट साइंटिफिक एडवांसेस। तो देखिए नेशनल डीप टेक स्टार्ट पॉलिसी है गवर्नमेंट का। ये क्या है समझने से पहले ये डीप टेक्नोलॉजी क्या है ये समझना जरूरी है ना। तो डीप टेक्नोलॉजी क्या है? इट रेफर्स टू बिजनेस मॉडल्स, ऐसे बिजनेस मॉडल्स पर्टिकुलरली जो स्टार्टअप्स है जो हाई टेक इनोवेशन के ऊपर बेस्ड है, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो या फिर कोई सिग्निफिकेंट एडवांसेस में हो। ठीक है, तो ये है डीप टेक या डीप टेक्नोलॉजी। तो एक नेशनल कंसोर्शियम एंड वर्किंग ग्रुप जो प्राइम मिनिस्टर्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल ने सेटअप किया है, उन्होंने एक ड्राफ्ट नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी रिलीज किया है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए। तो क्या बताया जा रहा है दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर का साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के बारे में तो आपने सुना होगा, जिसे पीएम स्टियाक भी कहते हैं। तो उन्होंने ठीक है एक नेशनल कंसोर्शियम एंड वर्किंग ग्रुप सेटअप किया था। ठीक है, और वो वर्किंग ग्रुप ने ड्राफ्ट नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी रिलीज किया है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए। मतलब पब्लिक के लिए अभी एक्सेसिबल है, वो उस पॉलिसी को पढ़ के कुछ चेंजेस लाना है, कुछ चीज को रिमूव करना है, कुछ चीज को ऐड करना है, ये सब सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस पॉलिसी का, नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी का? इट विल स्टिमुलेट इनोवेशन, स्पर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रमोट सोसाइटल डेवलपमेंट यूजिंग डीप टेक रिसर्च ड्रिवन इनोवेशंस। तो देखिए डीप टेक क्या है मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, जो हाई टेक इनोवेशंस होते हैं। तो ये जो पॉलिसी है दोस्तों, ये इनोवेशन को स्टिमुलेट करेंगे, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ को एनहांस करेंगे, सोसाइटल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करेंगे। कैसे? यूजिंग डीप टेक रिसर्च ड्रिवन इनोवेशंस। तो डीप टेक रिसर्च ड्रिवन इनोवेशंस के थ्रू ये सब होगा, ये बताया जा रहा है। तो ये है नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। अब देखिए इसका ड्राफ्ट ही रिलीज हुआ है, फाइनल रिलीज होने के बाद ही शायद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ड्राफ्ट में तो वो चेंजेस के लिए ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रखा हुआ है कि नहीं, अब चेंजेस तो आएगा ही आएगा। नाउ इस पॉलिसी के की फीचर्स क्या है ये डिस्कस करते हैं। इट सजेस्ट नेसेसरी चेंजेस इन की एरिया सच एज रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन, स्ट्रेंथनिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेजिम, फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू फंडिंग एक्सेट्रा। अब देखिए इस पॉलिसी के वन ऑफ द की फीचर ये है दोस्तों, वो कुछ रिफॉर्म्स सजेस्ट कर रहा है या फिर नेसेसरी चेंजेस सजेस्ट कर रहा है हमारा जो रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फील्ड है ना उधर। देखिए कोई भी कंट्री के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में या फिर इनोवेशन में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप रिसर्च करोगे उसके हिसाब से डेवलप करोगे, उसके हिसाब से इनोवेट करोगे, वो हर सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, है कि नहीं। कोई भी सेक्टर हो दोस्तों उधर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी डेवलप कंट्रीज है वो रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन में बहुत पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इस वजह से वो टेक्नोलॉजिकली आज की डेट में एडवांस्ड है। तो हमारा जो तरीका है, जो मेथड हम फॉलो कर रहा है दोस्तों, उसमें चेंजेस सजेस्ट किया है ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी है। इसके साथ साथ हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेजिम को और स्ट्रेंथन करने का भी प्लान है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेजिम मतलब क्या होता है? देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर आईपी, ये बेसिकली एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो आप अपनी क्रिएटिविटी से डेवलप किया है, अपना हार्ड वर्क से, आपका टैलेंट से डेवलप किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आपने एक इनोवेशन किया, ठीक है, मतलब ऐसा इनोवेशन जैसे कि आपने प्रूव किया कोई केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। ठीक है, मैं जस्ट एक वाइड एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अगर आपने ऐसा कोई इनोवेशन किया कि कोई एक पर्टिकुलर केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, तो वो आपने डेवलप किया ना, आपकी क्रिएटिविटी है, आपका हार्ड वर्क है, आपका टैलेंट है, आपने सालों के लिए आपने रिसर्च किया होगा। तो आप जब वो इनोवेशन मेथड को इनोवेट करते हो तो उसके लिए आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। नहीं तो जब आप उस टेक्नोलॉजी को बाहर करेंगे, रिलीज करेंगे, तो कोई और उसे कॉपी करके अपना कोई इक्विपमेंट बना सकता है कि नहीं, तो चोरी हो सकता है। तो आपका वो टैलेंट या इनोवेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कुछ राइट्स दिया हुआ है, इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कह सकते हैं। आसान सा एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जैसे कि म्यूजिक कंपोजर्स हैं। मान लीजिए मैं एक म्यूजिक कंपोजर हूं, मैंने एक गाना बनाया, मैंने ट्यून दिया, इसके बाद मेरे जो दोस्त होगा लिरिसिस्ट, उन्होंने अच्छा लिरिक्स दिया, ठीक है। अब देखिए वो गाना रिलीज होने के बाद वही ट्यून को कॉपी करके दूसरा कोई म्यूजिक कंपोजर, दूसरा कोई लिरिसिस्ट से नए लिरिक्स लिखवा के अगर पब्लिश करेंगे तो मेरा ट्यून का क्या है,
जो एक्चुअल ट्यून है, जो ओरिजिनल ट्यून मैंने कंपोज किया तो मेरा क्रिएटिविटी है ना, मेरा इनोवेशन है, उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो मैं उसके लिए कॉपीराइट ले सकता हूं। अगर कोई कॉपी करेंगे तो उसके खिलाफ में मैं केस फाइल करूंगा। ये कॉपीराइट भी एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, समझ रहे हो ना। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो आपका ब्रेन चाइल्ड है, ब्रेन चाइल्ड सही वर्ड है, या आपकी इनोवेशन, आपकी क्रिएटिविटी से, इसे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो देखिए, हमेशा रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के साथ रिलेटेड है ना ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेजिम, तो उसे और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ये एक फीचर है इस पॉलिसी का। एंड देखिए, फंडिंग के लिए एक्सेस को फैसिलिटेट करना। अब देखिए दोस्तों, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के लिए बहुत फंड्स की जरूरत होती है, क्योंकि इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कराना पड़ेगा, इतने सर्वेस कंडक्ट कराना पड़ेगा, है कि नहीं, पायलट प्रोग्राम्स को इनिशिएट करना पड़ेगा, तो ये सबके लिए पैसे चाहिए भाई। तो फंडिंग के लिए एक्सेस को और फैसिलिटेट करना भी एक पॉलिसी है। अगला, एम्फसिस ऑन कोऑर्डिनेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंगेजमेंट विद इंटरनेशनल पार्टनर्स एंड मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस टू इंप्रूव द इंडियन डीप टेक इकोसिस्टम। तो इंडिया का जो डीप टेक इकोसिस्टम है दोस्तों, उसे और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डेवलप करने के लिए इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ एंड मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ जो एंगेजमेंट है, उसे और अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट एंड कोलैबोरेट करना होगा। यह भी एक फीचर है। अगला, रिसोर्स इंटेंसिव पॉलिसी। रिसोर्स इंटेंसिव माने बेटर एफिशिएंसी पॉलिसी अप्रोचेस टू अट्रैक्ट ग्लोबल टैलेंट्स। मतलब ऐसे पॉलिसी लेके आओ जिसका अच्छा आउटकम्स निकले, अच्छा एफिशिएंसी हो, ठीक है। तो ये सब की फीचर्स है इस पॉलिसी का, ठीक है। तो यही समझना है दोस्तों इस पर्टिकुलर न्यूज में से। अगला एक एडिटोरियल आर्टिकल है दोस्तों, द मेजर ऑफ द वर्किंग वुमन, ठीक है। एडिटोरियल पेज के ऑपोजिट साइड में ये पर्टिकुलर आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या बताया गया है दोस्तों, वीमेन्स अनपेड वर्क इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 7.5% ऑफ द जीडीपी। इन अदर वर्ड्स, नॉट ओनली डू वीमेन शोल्डर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क, दे ऑल्सो बूस्ट द जीडीपी इन द प्रोसेस। अनपेड वर्क मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए आपके घर में, ठीक है, घर का जो काम कौन करते हैं? ज्यादातर घरों में अगर आप मैरिड है तो आपकी वाइफ करती होगी, अगर आप मैरिड नहीं है तो आपकी माँ जो है सबसे ज्यादा घर का काम देखती होगी, है कि नहीं। अब घर का जो काम है दोस्तों, वो कोई आसान काम है क्या? बिल्कुल नहीं। खाना बनाना है, कपड़े धोना है, ठीक है, घर साफ करना है, बच्चे हैं तो बच्चे को संभालना है, ठीक है। यह सब काम कोई छोटा मोटा काम नहीं है, पर इसके लिए उन्हें कुछ पेमेंट मिलता है क्या? नहीं मिलता। अगर यही काम अगर आप दूसरे किसी से करवाओगे तो आपको पता है आपको कितने पैसे देने होंगे। तो जो विमेन ये घर का काम जो संभाल रही है, इसे आप विमेन का अनपेड वर्क कह सकते हैं। और एक स्टडी से पता चला, मतलब कुछ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन से ये पता चला, विमेन का जो अनपेड वर्क है दोस्तों, इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू 7.5% ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, ठीक है। तो बेसिकली वर्किंग वीमेन का, ठीक है, वर्किंग वुमेन का एक मेजर के बारे में इस आर्टिकल में बताया हुआ है। ये बेसिकली एक तरह का इंटरव्यू है दोस्तों, जिसमें संजना मनटकाला, नम्या महाजन, विष्णु भरत्रम, इन्होंने कुछ अपने इनसाइट्स दिया है। तो इसमें क्या बताया गया है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें तो काफी कुछ बताया हुआ है, पर हम इसमें से वही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, इंडिया का पहला नेशनल टाइम यूज सर्वे रिलीज हुआ था 2020 में बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। उनके हिसाब से 81.2% ऑफ ऑल वीमेन इन इंडिया आर एंगेज्ड इन अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज। देखिए दोस्तों, इंडिया में जितने विमेन हैं उसमें 81.2% जो है अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज में एंगेज्ड है। अगर आप मेन से कंपेयर करेंगे ये केवल 26.1% है, ठीक है। मतलब देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, हम जब प्रोडक्टिव टाइम को निकालते हैं, मतलब अगर मैं कोई जॉब कर रहा हूं, अगर मेरा जॉब जो है 9 से 5 है, तो उतने घंटे का प्रोडक्टिव टाइम उसमें काउंट हो जाता है। पर जो अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज वीमेन प्रोवाइड करती है दोस्तों, वो कहीं भी काउंट नहीं होता। घर में तो कितना काम रहता है, आपको मालूम है दोस्तों। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को संभालना है, पेरेंट्स से अगर वो बूढ़े हैं तो उन्हें संभालना है, खाना टाइम पर बनाना है, घर की साफ सफाई देखना है, दुकान जाना है, ठीक है। ये सब काम है, ये कभी भी काउंट नहीं होता। अगर काउंट करेंगे, वीमेन स्पेंड 10 टाइम्स मोर टाइम ऑन हाउस होल्ड मेंटेनेंस एंड केयर फॉर चिल्ड्रन, सिक एंड एल्डरली, ठीक है। और एक प्रॉब्लम यह है दोस्तों, वर्किंग वीमेन जो है, जो वीमेन काम पे जाती है, उनके पास तो डबल बर्डन है। मतलब काम करके वापस घर लौटने के बाद फिर से हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभालना होता है। वेराज जो मेन है वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, मतलब काम पे जाते हैं, वापस आते हैं, वो रेस्ट करते हैं। मैं जनरलाइज करके नहीं बोल रहा हूं, पर ज्यादातर ये होता है, ठीक है। बट
Women's unpaid work play a vital role in economy. It is responsible for 7.5% of the GDP. ये कहा है SBA का एक रिपोर्ट ने, ठीक है। नाउ तो गवर्नमेंट को इस लेबर को वैल्यू करने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। सो इंडिया कैन कॉल फॉर एंड लीड द चेंज इन इंटरनेशनली डिफाइंड सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। तो देखिए नेशनल अकाउंट्स को कैलकुलेट करने वाला, एनालाइज करने वाला जो सिस्टम है दोस्तों, ठीक है, उसे चेंज करने की जरूरत है और ये इनिशिएटिव इंडिया से होना चाहिए क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। सो व्हेन अनकाउंटेड वुमेन्स वर्क रिमेन्स इनविजिबल विच हैज इंप्लीकेशंस फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज। अब देखिए जब भी आप एक कंट्री में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या होना चाहिए, ऐसा है ना। पर देखिए हमारे देश में जो सबसे ज्यादा काम करने वाला जो लोग है, जिनका सबसे ज्यादा काम रहता है, वो कहीं भी कंसिडर ही नहीं होते हैं। तो उन्हें भी कंसिडर करके लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन भी होना चाहिए, ठीक है। और ये इनिशिएटिव इंडिया से होना चाहिए। जो इंटरनेशनल डिफाइंड सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स है उसमें चेंजेस की जरूरत है। जब भी आप जीडीपी वगैरह कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो ये भी इंक्लूड करना जरूरी है, ठीक है। So a study revealed that approximately 45% of women were part of the labor force when considering a period of 4 months, but only 2% of women were counted when considering an extended period of 4 years. क्या बताया जा रहा है दोस्तों? देखिए आपको मालूम होगा LFPR के बारे में सुना होगा। क्या है LFPR? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। मतलब एक कंट्री का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन माने 16 ईयर्स से लेके 64 ईयर्स तक, इस वर्किंग एज पॉपुलेशन में कितने लोग एक्चुअली हमारा लेबर फोर्स का पार्ट है, कितने लोग एक्चुअली एम्प्लॉयड है या फिर काम कर रहे हैं, यह है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अगर आपको WLFPR निकालना है, मतलब वीमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकालना है, तो क्या आपको क्या देखना होगा, कितने वीमेन पार्टिसिपेट हो रहा है, ये देखना है। पर आप सोचिए दोस्तों, जो वीमेन घर पे काम करती है वो कभी लेबर फोर्स में इंक्लूड होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ये सब चेंज होने का टाइम आ गया है, ये बताया जा रहा है। ये स्टडी रिवील दैट अप्रोक्सीमेटली 44% ऑफ वीमेन वेर पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स व्हेन कंसीडरिंग ए पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। अब इधर कुछ नई बात बताया जा रहा है। एक जगह में एक स्टडी कंडक्ट हुआ था, तो पता चला, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टडी कंडक्ट किया, 4 महीने के लिए। तब यह पता चला कि लेबर फोर्स में 44% वीमेन जो है मतलब उस कंट्री का या फिर उस रीजन का जो लेबर फोर्स है उसमें 44% वीमेन है। अच्छी बात है। ये जो लेबर फोर्स में कह रहा हूं, ये वो वीमेन है जो एक्चुअली काम पर जाती है, घर पे नहीं बाहर काम पर जाती है। पर देखिए दोस्तों, जब ये 4 महीने का डाटा था ना, जब यही डाटा 4 साल के लिए लिया गया तो ये 44% सीधा 2% में आ गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखिए शॉर्ट पीरियड के लिए अगर आप देखोगे, हमेशा वीमेन का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। पर जब आप एक्सटेंडेड पीरियड के लिए देखेंगे वो हमेशा कम रहेगा, क्योंकि अलग अलग फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या फिर डोमेस्टिक ऑब्लिगेशंस की वजह से उन्हें काम छोड़कर जाना पड़ता है। यह भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और एक डाटा इधर बताया जा रहा है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन साइट्स में जो वीमेन काम करती है दोस्तों, उनको तो अपने बच्चों को लेके जाना पड़ता है। इंडिया में तो ये अक्सर देखने को मिलता है दोस्तों। कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गया, जो हाई पोल्यूशन वाला रीजन हो गया या फिर हाईली डेंजरस रीजन्स हो गया, उधर जो वीमेन है अपने बच्चों को लेके जाते हैं और बच्चे उधर खेलते रहते हैं हजारस केमिकल्स के बीच में या फिर हजारस इक्विपमेंट्स के बीच में, ठीक है। यह सब चेंज होना है, बिकॉज इट एंडेंजर्स देयर लाइव्स एंड हेल्थ एट द मोस्ट क्रूशियल एज ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट। बच्चों का जो एज होता है दोस्तों क्रूशियल होता है, क्योंकि उस टाइम पर उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, और उसी टाइम पर अगर उन्हें इस तरह के डेंजरस एरियाज में आप डिप्लॉय करोगे तो क्या होगा आप इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल सब्सिक्वेंट एफर्ट्स एंड पब्लिक फंड्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किलिंग आर देन बिल्ट ऑन ए वीक बेस। मतलब ये से अगर हो रहा है, ज्यादातर पॉपुलेशन में अगर ऐसे हो रहा है, इसके बाद अगर गवर्नमेंट एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किलिंग के लिए पैसे खर्च कर रहा है तो कोई फायदा नहीं है। आपको सबसे पहले वो रोकना होगा, मतलब जो बच्चे हजारस कंडीशंस में रह रहे वो सब रोकना होगा, ठीक है। वैसे देखा जाएगा तो चाइल्ड सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी दुनिया का लार्जेस्ट पब्लिक सिस्टम रन कर रहा है। आंगनवाड़ी सिस्टम के बारे में आपको मालूम होगा, आज की डेट में 80 मिलियन चिल्ड्रन ऑफ अप टू 6 इयर्स ऑफ एज आंगनवाड़ी सेंटर्स में हैं, और इंडिया में करीब 1.4 मिलियन आंगनवाड़ी सेंटर्स है दोस्तों। ये एक्चुअली रूरल एरियाज में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे कम्युनिटी मेंबर्स जो है
पार्टिसिपेट करते हैं। पर देखिए जो आंगनवाड़ी सेंटर्स है, अब आंगनवाड़ी सेंटर्स क्या है बताने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि ICDS जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का एक पार्ट है, आंगनवाड़ी जो है उधर बेसिकली एक टीचर रहता है, एक हेल्पर रहता है, ठीक है। वो जो बच्चे हैं, बच्चों का प्री स्कूल एजुकेशन उधर होता है, स्कूल भेजने से पहले, LKG UKG से पहले उन्हें आप भेज सकते हैं, उन्हें कहानियां सुनाएंगे, खिलाएंगे, और खेलकूद होते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से जितने न्यूट्रिशियस फूड वगैरह है वो भी खिला देते हैं, तो अच्छा है। पर ये जो आंगनवाड़ी है दोस्तों, एक गवर्नमेंट सेटअप है ना, ये सुबह 9 बजे से लेके दोपहर को 1 बजे तक है, तो बाकी जो टाइम है तब जो वर्किंग वीमेन है वो क्या करेंगे, है कि नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम है। सो ए फास्ट अर्बनाइजिंग इंडिया नीड्स डिफरेंट मॉडल्स टू सपोर्ट इट्स वीमेन। अर्बन एरियाज में आंगनवाड़ी सेंटर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ज्यादातर वीमेन जो है वो 8 घंटे दिन में काम करती है, ठीक है। तो क्रेशेस ऑफर वन सॉल्यूशन। क्रेशेस 2020 के हिसाब से द नेशनल क्रेशेस स्कीम ऑपरेट्स नियरली 6500 क्रेशेस अक्रॉस द कंट्री। क्या है क्रेशेस? क्रेशेस बेसिकली जो चाइल्ड केयर सेंटर्स होते हैं ना, चाइल्ड केयर कहते हैं, बच्चों को आप छोड़ सकते हैं, सब कुछ उधर, बस आपको पैसे देना है, वो देख लेगा, जो डे केयर सर्विसेज होते हैं। पर गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम है दोस्तों, उसे नेशनल क्रेशेस स्कीम कहते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूं मैं। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंप्लीमेंट कर रहा है 2017 से। एक बार नेशनल क्रेशेस स्कीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा भी था प्रीलिम्स में, ठीक है, शायद 2018 या 19 में, ठीक है, या 18 या 19 में पूछा था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब क्या है? सेंटर का स्कीम है पर इंप्लीमेंट करना है स्टेट को, और जो फंड शेयरिंग है वो भी रेशियो बेसिस पर होगा। कभी सेंटर जो है 60% देते हैं तो स्टेट्स को बाकी 40% बियर करना होता है, ठीक है। पर सेंटर हमेशा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमालयन स्टेट्स के लिए 90% फंडिंग देते हैं, केवल 10% उन स्टेट्स को बियर करना होता है, ठीक है। नाउ नेशनल क्रेशेस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एम्स टू प्रोवाइड डे केयर फैसिलिटीज टू चिल्ड्रन। 6 महीने से लेके 6 साल तक का जो बच्चे हैं दोस्तों, जो वर्किंग मदर्स का है, ठीक है, एंड इफ दे आर एम्प्लॉयड फॉर मिनिमम 6 months और ए ईयर और 15 days ए मंथ, मतलब साल में अगर मिनिमम 6 महीने के लिए वो एम्प्लॉयड है या फिर महीने में 15 दिन के लिए एम्प्लॉयड है, वो अपने बच्चों को ये डे केयर फैसिलिटीज में भेज सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई पैसे वगैरह देना नहीं होगा, ये बेसिकली गवर्नमेंट का एक स्कीम है। इस स्कीम का पहला नाम राजीव गांधी नेशनल क्रेशेस स्कीम था 2006 में, ठीक है। फिर जैसे बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने तो ये किसी का नाम देना बंद कर दिया था, तो इन्होंने नेशनल क्रेशेस स्कीम रख दिया, और ज़्यादा चेंजेस भी आ गया। फंड शेयरिंग के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। नाउ फीचर्स ऑफ द स्कीम देखिए दोस्तों, इसमें देखिए एक तो डे केयर फैसिलिटीज रहते हैं, लाइक स्लीपिंग फैसिलिटीज, बच्चे उधर सो भी सकते हैं, उसके लिए आपको बर्ड्स देखने को मिलेगा, कुशन्स देखने को मिलेगा, अच्छे अच्छे चेयर्स देखने को मिलेगा। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस देते हैं बच्चों को। एयरली स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, बेसिकली बच्चों के लिए जो प्री स्कूल एजुकेशन है, ठीक है, ये सब उधर प्रोवाइड होता है। फिर उनका ग्रोथ को मॉनिटर करता है, अलग अलग मेशर्स वगैरह लेते हैं, बच्चों का हाइट चेक करते हैं, वेट चेक करते हैं, और कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये सब होते हैं। और हेल्थ चेकअप एंड इम्यूनाइजेशन तो होता ही है, ठीक है। ये है नेशनल क्रेशेस स्कीम। तो ऑलरेडी ये नेशनल क्रेशेस स्कीम वगैरह है, ठीक है, पर देखिए ये सब इनएडिक्वेट है, उतना नहीं है जितना होना चाहिए। पर देखा जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर इस नीड को अच्छी तरह रिकॉग्नाइज किया है दोस्तों। प्राइवेट सेक्टर जो है उन फैमिलीज को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो हाई इनकम वाले फैमिलीज है, जैसे कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज वगैरह में रहते हैं जो लोग हैं, वो तो बच्चों को चाइल्ड केयर में ही बेचते हैं, पर वो बहुत पैसे लेते हैं। देखा जाएगा तो हमारा देश में जो चाइल्ड केयर सर्विसेज इंडस्ट्री है, बेसिकली जो डे केयर सर्विसेज इंडस्ट्री है, 31,256 करोड़ का इंडस्ट्री है, और ऐसा बताया जा रहा है इट विल ग्रो एट 11.2% CAGR टिल 2028। CAGR मतलब कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट मतलब क्या है? देखिए, एक होता है एनुअल ग्रोथ रेट, अगर 2010 में 8% ग्रो हुआ, 2011 में अगर 10% हुआ, तो आप बोल सकते हैं एनुअल ग्रोथ रेट है 2% का, है कि नहीं। मतलब कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट मतलब एक से ज्यादा सालों का लिया जाएगा। इधर देखिए 2028 तक का बताया जा रहा है, तो 2023 से 28 तक जो कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ हुआ, इसे आप CAGR या कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कह सकते हैं। तो इतने सालों में 11.2% ग्रो होगा बताया जा रहा है। ये 31.256 करोड़ जो है 11.2% और ग्रो होगा, ठीक है। देखिए ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये सब ऐसे ऐसे पॉइंट्स है दोस्तों जो आप अलग अलग मेंस के आंसर्स में यूज कर सकते हैं। आपके लिए क्या चाहिए? डाटा चाहिए, पॉइंट्स चाहिए लिखने के लिए। तो क्वेश्चंस के हिसाब से अगर आप ये सब पॉइंट्स को आप लिख के रखोगे, आपका जो नोट्स तो आपके पास होगा ही, उसमें आप इस तरह के पॉइंट्स जब भी आते हैं उसे लिख के रखने का, ठीक है, और रिवाइज भी करने का। तो जब भी आप कोई भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, तब इस तरह के पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो 31,256 करोड़ वाला जो डाटा है बहुत अच्छा डाटा है कि नहीं। तो
अगर आप इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखोगे ना, आपको ज्यादा मार्क्स भी मिल जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कभी भी एडिटोरियल आर्टिकल्स में इतना कुछ लिखा है ये क्यों है कि नहीं। तो आपको पॉइंट्स मिल रहा है। हमारे आंगनबाड़ी जो ये है मतलब सेंटर्स है, नेशनल क्रशर स्कीम है, ये सब के बारे में अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको मिल रहा है, ठीक है। So as a conclusion, today the women's labor force participation rate in India is 32.8%। देखिए अगेन आपको डाटा मिल गया। अब WLP फीमेल FPR क्या है मैंने आपको पहले बता दिया। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में कितना है, 32.8% है। ये गवर्नमेंट सोर्सेस बताते हैं और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से केवल 24% है, ठीक है। हमारा गवर्नमेंट सोर्सेस के हिसाब से LFPR जो है, फीमेल LFPR जो है 32.8% है, बट वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ये केवल 24% है। चाइना का कितना है, 61% है। बांग्लादेश का 38 है, नेपाल का 29 है, पाकिस्तान का 25 है। मतलब हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उसे कम है हमारा जो FLFPR है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, ठीक है। अगर इंडिया अपना FLPR रेस करना चाहते हैं दोस्तों, वीमेन को एम्पावर करने के लिए, तो मिथ्स अराउंड वीमेन्स वर्क मस्ट बी डिस्पेल्ड। तो ये जो एनालाइजिंग सिस्टम को ही चेंज करो ना। जो वीमेन घर पे काम कर रही है उन्हें भी आप अकाउंट करो। वीमेन्स वर्क मस्ट बोथ बी काउंटेड अप्रोप्रिएटली एंड सपोर्टेड फेयरली, तब जाके आप अपने FLPR जो है बढ़ा सकते हैं। ऐसा गलत तरीके से काउंट करते रहोगे तो कब करेंगे। आप खुद ही सोचिए दोस्तों, जो वीमेन घर पे काम कर रही है वो कोई खतरनाक काम से कम है क्या, नहीं है, बहुत काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब इधर बताया जा रहा है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला आर्टिकल में चलेंगे। कोल इंडिया पुश फॉर UG माइंस। UG माइंस मतलब अंडरग्राउंड माइंस, एम्स फॉर 100 मिलियन टन्स बाई 2030। तो देखिए कोल इंडिया जो है, कोल इंडिया लिमिटेड ऐसा प्लान कर रहा है अंडरग्राउंड माइंस को और डेवलप करने के लिए। मतलब हमारा प्रोडक्शन 2030 तक 100 मिलियन टन्स तक लेके जाना है, ठीक है। GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, GS पेपर 3 एनर्जी सिक्योरिटी में ये टॉपिक आपको काम आएगा। सबसे पहले मैं आपको अंडरग्राउंड माइनिंग क्या होता है ये बताता हूं। It is used to extract minerals from below the surface of earth safely, economically and with as little waste as possible। सिंपल सी बात है दोस्तों, क्या है, जब आप मिनरल्स को सरफेस ऑफ द अर्थ के नीचे से एक्सट्रैक्ट करते हो, और ऐसा एक्सट्रैक्ट करना है दोस्तों वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं आप बहुत पैसे खर्च करके निकाल रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और आपको वेस्ट बहुत ही कम जनरेट करना है। इस तरह के जो एक्सट्रैक्शन है दोस्तों, इसे अंडरग्राउंड माइनिंग कहते हैं। ऊपर से आपको कुछ नहीं दिखेगा पर अंडरग्राउंड में माइनिंग हो रहा है, जैसे कि रैट होल माइनिंग वगैरह आपने सुना होगा, ठीक है। अगला है ओपन कास्ट माइनिंग। ये क्या है, इट इज ए सरफेस माइनिंग टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम एन ओपन एयर पिट। यही है दोस्तों जो आप हर जगह देखते हो, है कि नहीं। जब भी आप कोल माइन अगर गूगल में सर्च करोगे आपको यही देखने को मिलेगा। ओपन कास्ट माइनिंग, एक ओपन एयर पिट से बेसिकली मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इट इज यूज्ड व्हेन डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियली यूजफुल और रॉक्स आर फाउंड नियर द सरफेस। मतलब देखिए हमारा जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो टाइम टू टाइम सर्वे वगैरह कंडक्ट करते हैं। रीजनली जम्मू एंड कश्मीर का रायसी डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने लिथियम रिसोर्स को फाइंड किया था। तो इसी तरह जब भी वो बताते हैं कि इस एरिया में सरफेस ऑफ द अर्थ के थोड़ा बहुत दूर में अंडरग्राउंड में अगर माइन मतलब मिनरल्स है तो उधर एक्सट्रैक्ट करने लगते हैं, ऊपर से ही एक्सट्रैक्ट करने लगते हैं, कुछ इस तरह, ठीक है। इस तरह एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे, रोड बनाते जाएंगे और ट्रक्स जाते रहेंगे और इससे एक्सट्रैक्ट होके फिर ट्रांसपोर्टेशन होता ही रहेगा। इसे ओपन कास्ट माइनिंग्स कहते हैं। तो अब कोल इंडिया का प्लान क्या है कि स्केल अप प्रोडक्शन फ्रॉम इट्स अंडरग्राउंड माइंस। तो हमारे जितने अंडरग्राउंड माइंस है दोस्तों उसका प्रोडक्शन 100 मिलियन टन तक करना है। इसके लिए अलग अलग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज हम यूज करेंगे अलोंग साइड ए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल विद प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। अब देखिए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भी एंगेज करने का प्लान कर रहा है दोस्तों। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल मतलब क्या है, मतलब वो सब कुछ कर सकता है, मतलब माइनिंग वगैरह वो करो, पर जो रेवेन्यू है उसे शेयर करना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट अगर आपको लाइसेंस दे रहा है माइनिंग करने का तो आपको जो रेवेन्यू मिल रहा है उसको शेयर करना है। यह है रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। तो इससे क्या है ना, माइनिंग भी हो रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट को क्या है थोड़ा बहुत रेवेन्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। नाउ कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें दोस्तों, स्टेट ऑन्ड कोल माइनिंग कॉर्पोरेशन ने कोल इंडिया को नेशनलाइज किया था, ये बात आपको मालूम है, ठीक है। ये 1975 नवंबर में एक्सिस्टेंस में आया था। ऑपरेट्स अंडर द कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट, इज द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कौन है, कोल इंडिया लिमिटेड है। एंड इट ऑपरेट्स अंडर कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये नेशनलाइजेशन कब हुआ था। तो CL contributes to 85% ऑफ डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन। हमारे देश में जो कोल प्रोडक्शन होता है दोस्तों उसका 85% कोल इंडिया लिमिटेड कंट्रीब्यूट करता है। 55% ऑफ टोटल पावर जनरेशन, देखिए हमारे देश में सबसे ज्यादा पावर जनरेशन
कोल से ही होते हैं, है कि नहीं, थर्मल एनर्जी से होते हैं। वो धीरे धीरे चेंज होगा क्योंकि उससे फॉसिल फ्यूल एमिशंस बहुत होते हैं, ये सब बातें आपको मालूम है, ठीक है। पर अभी के हिसाब से 55% ऑफ टोटल पावर जनरेशन के लिए कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? जो 85% टोटल डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोल इंडिया लिमिटेड। एक महारत्ना कंपनी है दोस्तों, हैविंग 322 माइंस अक्रॉस इंडिया। महारत्ना कंपनी मतलब क्या है? देखिए, पीएसयूज को महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना 1, मिनी रत्ना 2 इस तरह क्लासिफाई किया हुआ है। बेसिकली इनका एनुअल टर्नओवर, इनका एनुअल प्रॉफिट, ये सबको कंसिडर करते हैं। अब उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, आपको मैं कई बार बताया भी हूं, ठीक है। एक बार आप देख लीजिएगा, महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना, ये सब क्या है। पहले ये सब के बारे में क्वेश्चंस बहुत पूछा करता था, आजकल कम देखने को मिल रहा है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट है दोस्तों हमारे देश में लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया में, विच ऑपरेट्स अंडर कोल इंडिया लिमिटेड एंड कंडक्ट्स मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स। तो इतना ही डाटा आपको समझना है दोस्तों, और कुछ नहीं है, ठीक है। अगला हम एक एडिटोरियल आर्टिकल डिस्कस करेंगे, द एक्सप्लोशन ऑफ डिजिटल अनसर्टनिटी, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये टॉपिक आपको काम आएगा। ये आर्टिकल लिखा है एम.के. नारायण साहब, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर थे, फॉर्मर गवर्नर थे वेस्ट बंगाल का, साइंटिफिक एडवाइजर भी रह चुके हैं, ठीक है, केरला के हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये लिखा है। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है, इसका एक ब्रीफ में आपको बताता हूं। देखिए, ऑथर ऑफ द आर्टिकल एम.के. नारायणन साहब का कहना यह है, आजकल जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडवांसेस देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये काफी खतरनाक है, इसके नेगेटिव इंप्लीकेशंस बहुत है, ठीक है। वैसे जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दैट कैन क्रिएट न्यू कंटेंट सच एज टेक्स्ट, इमेजेस एंड म्यूजिक फ्रॉम स्क्रैच। एकदम स्क्रैच से नया कंटेंट आपको बना के देगा, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, म्यूजिक हो, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है एज रॉ मटेरियल्स या इनपुट, ठीक है। इट इज स्टिल इन इट्स अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बट इट हैज द पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनाइज मेनी इंडस्ट्रीज। अभी इसका पूरी तरह डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बट अगर डेवलप होंगे इंडस्ट्रीज को ये रेवोल्यूशनाइज करेंगे, ठीक है। अब देखिए, बात यह है, आप सोचिए दोस्तों, आपको बिल्कुल इनपुट नहीं देना है, आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करना है, आपको जो चाहिए वो सिस्टम जो है प्रोवाइड करेगा। अब इस तरह के सिस्टम का नेगेटिव इंप्लीकेशन नहीं होगा क्या? ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेरी रिसेंटली रिलीज्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन द अपॉर्चुनिटीज अफोर्डेड बाय दिस करंट वेव ऑफ एआई। मैंने आपको पहले ही बताया था एक न्यूज में कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है एक ड्राफ्ट पॉलिसी रिलीज किया था। उनका प्लान यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना। तो इसे ऑथर ऑफ द आर्टिकल एम.के. नारायण सब काफी परेशान है, ठीक है। नाउ इनके हिसाब से देयर इज एन एक्सपोनेंशियल एक्सप्लोशन ऑफ डिजिटल अनसर्टनिटी, मतलब एक अनसर्टनिटी होने वाला है, कोई स्टेबल नहीं होगा, हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। few are able to fully comprehend the nature of new threat the likes of which have not been witnessed in past decades if not centuries। अब देखिए, कुछ लोग समझ पा रहा है इसका क्या नेगेटिव इंप्लीकेशंस होगा, ठीक है। नाउ while cyber has no doubt attracted a measure of attention, there is little or true understanding of the nature of today's cognitive warfare। Now एक important term आ गया जिसके बारे में आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। तो एम.के. नारायणन साहब का कहना यह है दोस्तों, while cyber has no doubt attracted a measure of attention, there is little or true understanding, मतलब किसी को एक्चुअली पता ही नहीं है आजकल का कॉग्निटिव वारफेयर के बारे में। ये कॉग्निटिव वारफेयर को सपोर्ट करते हैं आजकल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज है। तो कॉग्निटिव वारफेयर क्या है ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। कॉग्निटिव वारफेयर इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टू इन्फ्लुएंस इमोशंस, मोटिव्स, जजमेंट्स एंड एक्शंस। It can involve manipulating public opinion, using targeted propaganda and disinformation campaigns, interfering in elections, creating fear in a target country। आप कंफ्यूज हो गया होगा, मुझे मालूम है। देखिए दोस्तों, क्या है ना, कॉग्निटिव वारफेयर एक टाइप का काइनेटिक वारफेयर आप बता सकते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे लोगों के इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों का मोटिव्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों का जजमेंट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों के एक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। मतलब देखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज यूज करके लोगों का बिहेवियर क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है, एक एक सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सब स्टडी करने के बाद ये सबको वो इन्फ्लुएंस करेंगे, मतलब लोगों से इंफॉर्मेशन जो है खींच लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं दोस्तों, पहले गवर्नमेंट ने बोला था चाइनीज मोबाइल्स आपको यूज नहीं करना है। चाइनीज मोबाइल फोन्स यूज करने से आपका जो
एक्टिविटीज है ये उस कंपनी को पता चलता है। ये एक तरह का कॉग्निटिव वारफेयर है। मतलब आप ज्यादातर कौन कौन से वेबसाइट्स विजिट करते हो, किस टाइप के गाना आप सुनते हो, कौन कौन कितनी देर आप फोन करते हो, इस तरह के मतलब कितनी देर आप फोन यूज करते हो, आपका स्क्रीन टाइम क्या है, मतलब एक एक आर्टिकल पढ़ने के बाद आपका अगला सर्च क्या होता है, ये सब एनालाइज करने से आपका बिहेवियर इजीली पता कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये भी वो डिसाइड करेंगे कि एक सिचुएशन, मतलब अगर मैं आपको एक न्यूज दूंगा तो आप उस न्यूज को कैसे विश्वास करेंगे, आप उसे रिजेक्ट करेंगे या फिर उसमें से कुछ पॉइंट्स को समझ लेंगे, उसके हिसाब से आपका फिर जो सर्च वगैरह होगा वो चेंज हो रहा है कि नहीं, ये सब है। समझ रहे हो आप? तो ये कॉग्निटिव वारफेयर यूज करके पब्लिक ओपिनियन को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं एग्जांपल्स के साथ। रशिया's annexation ऑफ क्रीमिया हुआ था 2014 में, आपको मालूम है, ठीक है। रशिया ने क्या किया, दे यूज्ड इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस एंड नैरेटिव्स टू मैनिपुलेट पब्लिक ओपिनियन एंड कंपल डिसीजन मेकर्स टू एक्ट इन फेवर ऑफ रशिया। तो उन्होंने कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन को यूज किया, नैरेटिव्स को यूज किया, और उन्हें पता था इस इंफॉर्मेशन से पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट कर सकता है, और डिसीजन मेकर्स को उन्होंने कंपल करवाया रशिया के फेवर में एक्ट करने के लिए। मतलब कोई जानबूझ के कुछ नहीं कर रहा था, पर रशिया को मालूम था अगर वो कुछ इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस को यूज करेंगे, कुछ नैरेटिव्स को यूज करेंगे, वो अपना ऑब्जेक्टिव को इजीली फुलफिल कर सकता है। और एक एग्जाम्पल देता हूं, किसी ना किसी एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि एक एग्जाम्पल से आपको पूरी तरह समझ में आएगा। चाइना का जो मिलिट्री डिटरेंस है दोस्तों, चाइना भी मिलिट्री पावर को यूज करते हैं, क्रिएट फियर इन द टारगेट कंट्री। छोड़िए एग्जाम्पल भी छोड़िए, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। रशिया's इन्वेजन ऑफ यूक्रेन देखिए दोस्तों, रशिया यूज टारगेटेड प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स एंड सपोर्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। तो देखिए रशिया ने सबसे क्या किया, कुछ प्रोपेगेंडा को टारगेट किया, उन्होंने कुछ कैंपेन्स सबसे पहले रिलीज करना शुरू किया, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स। उनके कुछ पार्टनर्स से सपोर्ट लेके उन्होंने ऐसे कैंपेन्स को, ऐसे नैरेटिव्स को यूज करने लगा और लोगों का ओपिनियन को बदला। उन्हें पता था कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन यूज करने से लोगों को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। ये है एक्चुअली कॉग्निटिव वारफेयर जो है। फिर देखिए ऑपरेशंस इन साउथ एंड ईस्ट चाइना सीज, यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना यूज्ड डिस्प्लेस ऑफ फोर्स, स्टेज फोटोग्राफ्स एंड शेयरिंग ऑफ डिसइंफॉर्मेशन। अब देखिए दोस्तों, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब चाइना जो साउथ चाइना सी में कर रहा है 9 डैश क्लेम के बारे में आपको मालूम होगा, ठीक है। अब चाइना, आपको यह भी पता है, कोई भी इंटरनेशनल लॉज को, रेगुलेशंस को वो प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते, एक तरह का रोग कंट्री है। तो चाइना क्या करते हैं ना, उनकी तरफ सिंपैथी अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे कुछ फोटोग्राफ्स को यूज करेंगे जो वो स्टेज करेंगे। मतलब ऐसा कोई ह्यूमैनिटेरियन वायलेंस का फोटो वो एक स्टूडियो में जाके खींचेंगे, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, या फिर एक मूवी सेट जैसा वो क्रिएट करेंगे, ऐसे फोटोग्राफ्स को निकालेंगे और उसे फैलाएंगे। समझ रहे आप? तो देखिए 100 में से हो सकता है 20 लोगों को विश्वास नहीं हुआ होगा, 20 लोग ये सोचेंगे कि यार चाइना कुछ ना कुछ प्लान करके कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, बट जो 80 है वो तो विश्वास करेंगे। तो ऐसे ही होते हैं दोस्तों कॉग्निटिव वारफेयर। एक पॉपुलेशन का ज्यादातर लोगों को वो विश्वास दिलाता है कि मतलब जो चीज गलत होगा वो सही है करके विश्वास दिलाएंगे, और उन्हें पता है क्या स्ट्रैटेजी यूज करना है, क्योंकि आपका बिहेवियर उन्हें पता चल गया ये कॉग्निटिव वारफेयर के थ्रू, ठीक है। तो ये है बेसिकली कॉग्निटिव वारफेयर। तो इधर ऑथर ऑफ द आर्टिकल क्या बताया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे मेन एक कंपोनेंट होने वाला है cognitive warfare जो है, which puts a premium on sophisticated techniques that are aimed at destabilizing institutions, especially governments, manipulation, among other aspects of the news media by powerful non-state actors। तो बेसिकली देखिए cognitive warfare यूज करके पब्लिक ओपिनियंस को मैनिपुलेट करके एक कंट्री के जो मेजर इंस्टीट्यूशंस है, इवन गवर्नमेंट को भी वो डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब लोगों को कुछ करनी होगा, अपना दिमाग यूज नहीं करना है, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके देंगे। वो आपको बताएंगे भाई ऐसा करो वैसा करो, ये देश में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एंड रिजल्ट क्या हुआ, एंड रिजल्ट क्या होगा, लॉस ऑफ ट्रस्ट अपार्ट फ्रॉम द ब्रीचेस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द लॉस ऑफ गवर्नेंस कैपेबिलिटीज। ट्रस्ट जो है लॉस हो जाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी तो रहेगी ही नहीं, वो तो पूरा ब्रीच हो जाएगा। गवर्नमेंट का जो कैपेबिलिटी है गवर्नेंस करने का वो भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। एंड सबसे डेंजरस तो ये है दोस्तों, पॉपुलेशन का जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है दोस्तों, क्योंकि वो सोफिस्टिकेटेड साइकोलॉजिकल टेक्निक्स को यूज करके हमारे बिहेवियर को भी चेंज कर देंगे। हम मतलब हम क्या जज करना है, हमें कैसे जज करना है वो भी वो बताएंगे।
मतलब हमारा जजमेंट भी बदल जाएगा, ठीक है, ये बताया जा रहा है. So this digital uncertainty is morphing into radical uncertainty and rather rapidly. Today, government and government agencies are spending significant resources to undo the impact of misinformation and disinformation. देखिए, फेक इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. दुनिया भर के गवर्नमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है फेक इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड होता है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू. इसे कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ हो रहा है आजकल, है कि नहीं. बट एट द सेम टाइम ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज के पीछे आज की दुनिया जो पड़े है दोस्तों, इससे तो प्रॉब्लम और इंक्रीज होगा, ठीक है. तो ये सब इधर ऑथर ऑफ द आर्टिकल बताया जा रहा है. और एक पॉइंट इधर बताया जा रहा है दोस्तों, द एमर्जेंस ऑफ AGI. AGI माने आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. हमने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देखा, वो क्या है मैंने आपको बता दिया. अब आ रहा है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. ये क्या है? ये ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दोस्तों जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से इक्वल होगा, कभी कभी उससे सुपीरियर भी होगा, ठीक है. तो आप सोचिए ये जो टेक्नोलॉजी ये भी जब फुल पोटेंशियल में लॉन्च होगा तो ये तो और खतरनाक हो सकता है. So the impending dawn of AGI is far more disruptive and dangerous than anything else that we have encountered thus far. अभी तक हमने इस तरह के एक चैलेंज को एनकाउंटर नहीं किया होगा और हमें पता ही नहीं ये कितना डेंजरस होगा. तो कुल मिलाकर ऑथर ऑफ द आर्टिकल MK नारायणन साहब ये जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी से दोस्तों इसके नेगेटिव इंप्लीकेशंस के बारे में हमें वार्न कर रहा है, ठीक. तो दोस्तों दैट्स इट. इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मुझे दिखा दोस्तों आज का न्यूज़पेपर में. वैसे आज मैंने एक नया तरीका यूज किया है एक एक पॉइंट को न्यूज को एक्सप्लेन करने का. आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ये जो तरीका ये सही है, एक्सेप्टेबल है या नहीं, ठीक है. सो लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव